थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी नितिन अग्रवाल जी से कि वो अपनी जगह पर बैठें और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मेरी कॉलीग महिमा से कि वो इस सेशन को कंडक्ट करें। एक बार जोरदार तालियां फिर से इस सेशन के ठीक शुरू होने से पहले। थैंक यू। थैंक यू सो मच पूर्णिमा। भाट24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी। साल 2017 से पहले और उसके बाद अब तक हम देखें तो उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया मैं शुरुआत करूंगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि अगर मैं पूरे देश के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो यूपी को एक क्राइम कैपिटल के नाम से कहा जाता था कि ये देश का क्राइम कैपिटल है, और कहा जाता था कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में कहा जाए तो ये यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी, परसेप्शन एक था। लेकिन 2017 के बाद जब सरकार यहाँ पे बीजेपी की बनी, भारतीय जनता पार्टी की बनी, और आज करीब 6.5 वर्ष का कार्यकाल सरकार ने पूरा किया है, उस 6.5 वर्ष के कार्यकाल में आज पूरे विश्व में, दुनिया में और खासतौर से भारत में ये परसेप्शन चेंज हुआ, और आज लोग ये कहने पे मजबूर हुए कि जिस स्टेट को क्राइम कैपिटल के रूप में कहा जाता था, उस स्टेट को अब हम ग्रोथ इंजन, देश के ग्रोथ इंजन के रूप में पहचान मिली है। एक ये सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ। आज यूपी देश की जीडीपी में अपना सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। अगर मैं जीएसडीपी की बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी, जिसे मैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहूंगा, वो जीएसडीपी 24 लाख करोड़ की जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की हुई, जो 2015-16 में यही जीएसडीपी 12-13 लाख करोड़ की थी। तो हम करीब डबल हमने जंप किया है अपनी जीएसडीपी में। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव यूपी की राजनीति में और यूपी के परसेप्शन में इन पिछले 6 वर्षों में हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, ये बदलाव कैसे आया? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, किसी भी स्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर उस स्टेट का कैसा है। इंडस्ट्रियलिस्ट तभी उस स्टेट में आता है जब उसे यह विश्वास होता है कि अगर वो अपनी इंडस्ट्री को लेकर आएगा उस स्टेट में तो वो सिक्योर होगा, सेफ होगा। ये एक माहौल आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में दिया, और शायद यही कारण था कि जब इसी साल फरवरी में इन्वेस्टर समिट यूपी में हुआ तो पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आए और यूपी गवर्नमेंट को 36 लाख करोड़ के निवेशों के प्रस्ताव मिले। सबसे पहला, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडस्ट्रियलिस्ट तभी किसी स्टेट में आता है जब उसे पता होता है कि अगर मैं स्टेट में आऊंगा तो गवर्नमेंट हमें वो सारी सहूलतें देगी, मदद करेगी इंडस्ट्री लगाने में, चाहे वो लैंड की रिक्वायरमेंट हो, लाइसेंसेस मिलने की आवश्यकता हो। जितनी आसानी से उनको काम करने का मौका मिलेगा प्रदेश में, उतने ही तेजी से इंडस्ट्रियलिस्ट उत्तर प्रदेश में, उसी स्टेट में आते हैं। तो आज मैं अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो आज हम देश में नंबर 2 स्थान पे पहुंचे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो ये एक 2 बहुत बड़े कारण थे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूपी में आए, और देश विदेश के, केवल हमारे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर के इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूपी में आने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करी। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे युवा मौजूद है। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है, और जिस तरीके से हमारा देश कहा जाता है युवाओं का देश है, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर नौजवानों की, यंगस्टर्स की कहीं है तो वो हमारे देश में है, भारत में है। हमारे देश की करीब 40% पॉपुलेशन आज यंग है। ये एक हमारे लिए एडवांटेज भी है विश्व में, अगर मैं कहूं, क्योंकि बहुत सारे देश आप देखते हैं, चाहे जापान ले लीजिए, चाहे चाइना ले लीजिए, वो लोग इस बात से परेशान है कि उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। हमारे यहाँ नौजवान बहुत है, हमें उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, बेरोजगारी की बात करी।
एक समस्या है, सबके सामने है, और हम लोग उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस चैलेंज को फेस कर रही है। लेकिन मैं वही अब बताऊंगा 2017 से पहले और 2017 के बाद। 2017 से पहले यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो करीब 6.5% के करीब था। उसके बाद जब हम लोग सरकार में आए, हम लोगों ने साधन उपलब्ध कराए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि आज यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो आज हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.2% पहुंच गई, 2.2% हो गई है, तो करीब 4% का डाउनफॉल। और जहां तक मैं आपको एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, हमारा एमएसएमई सेक्टर सबसे बड़ा साधन है एम्प्लॉयमेंट देने का, जिसको हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। अगर मैं उस सेक्टर की बात करूं तो केवल एमएसएमई सेक्टर ने यूपी में करीब 1 करोड़ से ज्यादा 100 मिलियन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी हैं, एम्प्लॉय किया है। सेकेंडली, ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात हुई। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं कि गवर्नमेंट ने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, सरकारी विभाग, बहुत सारे विभाग है हमारे, उन विभागों में समायोजित किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं केवल होम डिपार्टमेंट की बात करूं, गृह विभाग जिसे कहते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर केवल मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमारी सरकार ने उस एक डिपार्टमेंट में 5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। देखिए, मैं मानता हूं कि एक बड़ी पॉपुलेशन हमारे सामने है, और सरकार की नीयत क्या है, क्या सरकार उनको समायोजित करने का या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। पिछली सरकारों में वो इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो योगी जी के नेतृत्व में यहां चल रही है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रही है, हम कम से कम अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और मैंने वही चीज बार बार आती है, वो ये विशेष सर्कल है कि आप स्टेट में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि आपके स्टेट में इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और अगर आपके स्टेट में इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो फिर आपके स्टेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं तो हमारे नौजवानों को नौकरी मिलती है। तो ये एक विशेष सर्कल है जिसको स्टेट गवर्नमेंट समझती भी है, और हम उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो ध्यान में आता है बुलडोजर। अन्य राज्यों में भी जाते हैं जब हम, मैं खुद हिमाचल से हूं, तो फिर वहां पर भी बुलडोजर बाबा बहुत फेमस है। ऐसा क्यों, कैसे नाम आया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, बुलडोजर बाबा के नाम से हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ख्याति है, आप हिमाचल से हैं, आपने कहा हिमाचल में बड़े पॉपुलर हैं, केवल हिमाचल ही नहीं, अन्य राज्यों में भी हैं। हाँ, हम लोग अन्य राज्यों में भी जाते हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, और भी साउथ के, इनफैक्ट ये तो नॉर्थ इंडिया की, हिंदी हार्टलैंड की बात का आप कर रही हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाइए, कर्नाटका में मैं गया एक बार कर्नाटका, मुझे बैंगलोर जाने का मौका मिला। वहां के लोकल लोगों ने हम लोगों से कहा कि अरे, आपके मुख्यमंत्री तो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हैं, और अगर ऐसे ही बुलडोजर बाबा हम लोग को भी मिल जाए तो हमारे यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो जाए। तो देखिए, ये नाम एक रख दिया गया, लेकिन यूपी की स्थिति जो थी वो इतनी खराब हो चुकी थी कि ये पूरा का पूरा जो माफिया था वो यूपी में हावी हो गया था। और पिछली सरकारों ने, जो यहां पे विपक्ष की सरकारें रहीं, उन्होंने उन क्रिमिनल एलिमेंट को पॉलिटिकल संरक्षण दिया, उनको आगे बढ़ाया, और पॉलिटिकल भी आगे बढ़ाया, उनको एमपी बनाने का काम किया, उनको एमएलए बनाने का काम किया, उनको पॉलिटिकल गद्दियों पे बिठाने का काम किया। वो सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि जब हम लोगों को मौका मिला तो एक सख्त एक्शन करने की आवश्यकता थी यूपी में, और वो सख्त एक्शन आदरणीय योगी जी ने दिखाया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और शायद यही कारण था, जब माफियाओं पे कार्रवाई हुई, जब गुंडों पे कार्रवाई हुई, तो फिर वो बुलडोजर के नाम से फेमस हुए, और आज एक ये बड़ा परसेप्शन पूरे देश में क्रिएट हुआ। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति अगर हम देखें तो बाकी राज्यों के कंपैरिजन में काफी अच्छी मानी जाती है, इसमें आपने क्या बदलाव किए? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी। आज
हमारा रेवेन्यू, अगर मैं इसको फिर से थोड़ा पीछे जाऊंगा, 2017 में जब सरकार बनी, हमारी पुरानी सरकार गई, तो 2017 में एक्साइज का जो रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में आता था वो करीब 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद हम लोग की सरकार आई, एक्साइज पे काम हुआ, एक ट्रांसपेरेंट नीति जिसको हम पॉलिसी कहते हैं, एक ट्रांसपेरेंट एक्साइज पॉलिसी हम लोग सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आई। और आज एक्साइज का रेवेन्यू जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हुआ, उस वक्त एक्साइज का रेवेन्यू 42,000 करोड़ का था यूपी का। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हम लोगों का, जो मार्च में एंड होगा, मार्च 2024 में, मैंने टारगेट बनाया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ के करीब इस रेवेन्यू को लेकर जाएंगे। ये इतना रेवेन्यू इसलिए बढ़ा है कि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हम लेकर आए, सबको सामान्य मौका दिया प्रदेश में काम करने का। आज प्रोडक्शन, आज अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, देश में सबसे ज्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा मोलासिस का प्रोडक्शन अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा डिस्टिलरीज अगर कहीं पे लगी तो वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में लगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग करीब 100 डिस्टिलरीज के करीब पहुंच गए हैं जो प्रोडक्शन दे रही हैं, चाहे वो इथेनॉल का प्रोडक्शन हो, चाहे वो पोर्टेबल लिकर का प्रोडक्शन हो। तो हम जो पहले कंजम्पशन स्टेट कहा जाता था यूपी, आज हम प्रोडक्शन स्टेट के हम लोग अपने आप को प्रोडक्शन स्टेट कहने लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे स्टेट में हो रहा है। और जिस तरीके से पहले की सरकारों में जो लिकर माफिया जिसको हम कहते हैं, उनके हिसाब से पॉलिसीज बनती थी, वो डिफाइन करते थे पॉलिसीज को कि उनको कैसे फायदा होगा, चाहे राजस्व का नुकसान कितना भी हो। हमने उस सिस्टम को खत्म किया, हमने लिकर माफिया को खत्म किया। और उसी पर मैं आ रही थी। अगला सवाल मेरा वही था कि शराब माफियाओं पर आपने अंकुश लगाया, कच्ची शराब पर बैन किया, और भी कई आपने फैसले किए। रेवेन्यू बढ़ने के 2-3 मेन कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले लिकर माफिया को खत्म किया हमने। दूसरी चीज, जो अन्य प्रदेशों से जो लिकर आती थी, जो इलिसिट लिकर आती थी, जो अवैध जिसको हम कहते हैं, हमने वो जो हमारे पास जो आपके गैप थे वो हमने प्लग किया उन गैप्स को। हरियाणा से बहुत सारे लोग अवैध मदिरा का करते थे, सप्लाई करते थे, यूपी में आती थी, बिकती थी, पंजाब से आती थी, दिल्ली से आती थी। हमने वो सारे जितने भी ये लीक पॉइंट से उसको प्लग किया, प्रोडक्शन को बढ़ाया, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेकर आए, लेकर माफिया को खत्म किया। हमने डिजिटाइज किया अपने सिस्टम को पूरा, कि कहीं पे भी कोई चोरी ना हो सके, कोई थेफ्ट ना हो सके। इन सब चीजों को हमने करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाया। और खासतौर से एनफोर्समेंट की जो हमने प्रक्रिया बढ़ाई, यहाँ पे प्रवर्तन की कार्रवाई जिसे हम कहते हैं, कि कहां पे इलिसिट लिकर का काम हो रहा है, हमने उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों को जेल भेजा, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई। तो वो जो पॉइंट्स थे प्रदेश में, उन पॉइंट्स को बंद किया। और एक बहुत बड़ा रीजन था जो आज हमारे स्टेट का रेवेन्यू करीब 50,000 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज दिशा, पूरे देश को दिशा देने का काम कर रहा है। हम सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट हैं, हम सबसे बड़ी लेबर मार्केट हैं। अगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य देश के सामने रखा है, तो वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने में यूपी का सबसे बड़ा योगदान होगा। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने का लक्ष्य हम सबको देने का काम किया है। और हमारी सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे काम कर रही है। अच्छा, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन चुनावों के जो परिणाम आए हैं, साल 2024 में इनका कैसे असर पड़ सकता है, या क्या असर आपको लग रहा है? देखिए, आपने देखा तीनों स्टेट में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बना रहे हैं। और ये केवल और केवल मोदी जी के गारंटी का विश्वास जो लोगों के प्रति था, लोगों के प्रति है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो केवल हमारे ही देश में नहीं बल्कि विश्व में अगर आप देखें तो सबसे पॉपुलर चेहरा कोई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और एक मोदी की गारंटी, जो प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है लोगों का कि अगर उन्होंने कोई वादा किया है लोगों से तो उस वादे को पूरा करके दिखाएंगे। एक ये बहुत बड़ी गारंटी जो लोगों में विश्वास पैदा था।
दूसरा गुड गवर्नेंस। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने 9.5 वर्ष के कार्यकाल में देश को नेतृत्व देने का काम किया, और टारगेट बेस्ड डिलीवरी। हम समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को चिन्हित करें, उसकी जीवन शैली में बदलाव कैसे आए, कैसे उसके हम जीवन शैली को बढ़ाएं, उस हिसाब से पॉलिसीज बनाएं, और फिर पॉलिसी बना के उसको उनका लाभ दिलाने का काम करें, उनको जोड़ने का काम करें उन पॉलिसीज से। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और आज यही विश्वास है कि हम लगातार चुनावों को जीत रहे हैं। जनता का विश्वास आज उनके प्रति है, और 2024 का चुनाव निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं, जो आज मैं लोगों का माइंडसेट देखता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। साल 2024 के चुनावों का आप जिक्र कर रहे हैं, कितनी तैयारी आपकी अब तक हो चुकी है और अभी कितनी तैयारी और बाकी है? हम पूरी तरीके से तैयार हैं। चुनाव अगर आज हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज पूरी तरीके से चुनाव लड़ाने और जिताने के लिए तैयार है। अभी अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कुछ देर पहले बोल के गए कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। निश्चित तौर पे आपकी जीतेंगे। लक्ष्य है हम लोगों का कि यूपी में हम 80 सीटें जीतेंगे, और इस बार 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतकर हम लोग प्रधानमंत्री जी को एक बड़ा तोहफा देंगे। महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सरकार क्या काम कर रही है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी जब लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, उसमें आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से 33% का रिजर्वेशन हमारे देश की महिलाओं को देने का काम किया, जो एक बहुत पुरानी मांग थी, उस मांग को पूरा किया प्रधानमंत्री जी ने। पॉलिटिकल रीच बढ़े, उनका नेतृत्व महिलाओं का बढ़े, हिस्सेदारी बढ़े। दूसरा चीज जो पॉलिसीज बनी, जो कार्यक्रम शुरू किए, उसमें खास तौर से विमेन सेंट्रिक कि उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं इसका। जनधन योजना, आप पता होगा शायद, एक योजना चली थी केंद्र सरकार की जनधन, जिसमें बैंक्स के अकाउंट्स खुलने का एक उन्होंने प्रधानमंत्री जी का विजन था कि जो लोग बैंकिंग सिस्टम से अभी बाहर हैं उनको हम बैंकिंग सिस्टम से जोड़ें। जब इस योजना की शुरुआत करी प्रधानमंत्री जी ने, तो विपक्ष ने बड़ी आलोचना करी इसकी, बड़ा मजाक उड़ाया कि ये कैसी योजना है। मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं आपको, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। जब ये योजना चल रही थी और लगभग ये खत्म हुई, तो करीब 44 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ा गया। देश के 44 करोड़ 440 मिलियन 440 मिलियन लोगों को इस योजना से जोड़ा गया, जो अभी बैंकिंग सेक्टर में नहीं थे, और उसमें विमेन का जो परसेंटेज था वो 55% था। 55% महिलाएं उस योजना से, उनको इस योजना से जोड़ा गया। तो एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने, और आप देखिए कितनी सारी योजनाएं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों जो उन्होंने बनाए, आज करोड़ों महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको स्वावलंबी बनाने का काम अगर किया है तो हमारी सरकार ने किया है। बहुत सारी योजनाएं विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए चली हैं, और मैं ये भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेशों में जीत हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो देश की महिलाओं का है। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे चीफ बिजनेस ऑफिसर मनोज जिज्ञासी जी को कि आप मंच पर आइए, और डॉक्टर महेंद्र बासु जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर, आप भी प्लीज मंच पर आइए। मिस्टर मुकेश जी, आप भी प्लीज मंच पर आइए। रमेश जी, प्लीज आप भी मंच पर आइए। मोन्टारा ग्रुप कानपुर डायरेक्टर मिस्टर रमेश जी, आप भी प्लीज मंच पर आइए।